शहर के सबसे रसूखदार सिंघानिया परिवार की बहू बनना किसी हसीन ख्वाब जैसा था। अरमान से मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और जब मैंने पहली बार उनके उस आलीशान विला में कदम रखा तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। विला की भव्यता, ऊंचे झूमर और नौकरों की कतार, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था जिसे मैं शुरुआत में पहचान नहीं पाई। शादी को अभी हफ्ता भर ही बीता था। अरमान अक्सर काम के बहाने देर रात तक ऑफिस में रहते थे और मैं उस विशाल विला के सूने कमरों में अकेली अपनी किस्मत पर इतराती रहती। पर मुझे क्या पता था कि जिस चौखट को मैं खुशियों का द्वार समझ रही थी वो असल में मर्यादाओं की बलिवेदी है। उस रात उमस और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि एयर कंडीशनर भी बेअसर लग रहा था। आधी रात का वक्त था, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा था। मैंने अपना रेशमी गाउन संभाला और दबे पांव नीचे रसोई की तरफ बढ़ी। पूरा विला अंधेरे में डूबा था, बस लाइब्रेरी के दरवाजे के नीचे से रोशनी की एक पतली सी लकीर छनकर आ रही थी। जिज्ञासावश मेरे कदम वहीं रुक गए। अंदर ससुर जी और जेठ विक्रम जी किसी गंभीर चर्चा में डूबे थे। ससुर जी की आवाज, जो बाहर बहुत शालीन लगती थी, इस वक्त किसी ठंडी छुरी की तरह चुभ रही थी। वे कह रहे थे, विक्रम, वसीयत की पहली शर्त साफ है। अगर अगले 1 महीने में बहू ने हमारे खानदान की ये गुप्त रीत नहीं निभाई तो ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। हमें उसे हर हाल में तैयार करना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खानदान की रीत तैयार करना? मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो मेरे लिए नहीं था। मैं उल्टे पांव वापस अपने कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन जैसे ही मैं उस अंधेरे गलियारे के मोड़ पर पहुंची, अचानक किसी के मजबूत हाथों ने मुझे अंधेरे में दबोच लिया और दीवार से सटा दिया। वो जेठ विक्रम जी थे। मध्यम रोशनी में उनकी आंखों में वो सम्मान नहीं, बल्कि एक शिकारी की वहशी भूख थी। सानवी, इतनी रात को कहाँ भटक रही हो? इस घर की रातें बहुत लंबी और प्यासी होती हैं, अकेले कटती नहीं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और उनके हाथ मेरी कमर पर कसते जा रहे थे। मेरा गाउन कंधे से थोड़ा सरक गया था और उनकी निगाहें वहीं जमी हुई थीं। मर्यादा की पहली दीवार वहीं दरक रही थी और मेरा गला खौफ के मारे पूरी तरह रुंध चुका था। दोस्तों, सिंघानिया परिवार का ये काला राज अब मेरी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाने वाला था जहां से वापसी नामुमकिन थी। विक्रम जी ने अपना चेहरा मेरे और करीब किया। डरो मत छोटी बहू, यहाँ जो कुछ भी होता है वो इस खानदान की परंपरा और उस वसीयत का हिस्सा है। और हाँ, अरमान को फोन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो भी जानता है कि आज रात तुम मेरे साथ अपनी पहली रीत पूरी करोगी। उनकी ये बात किसी बिजली की तरह मुझ पर गिरी। क्या मेरा पति अरमान सच में मुझे अपने ही भाई के हवाले करने वाला था? उस आलीशान विला की दीवारों में कैद मैं अब एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी जहां रिश्तों का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ वसीयत का लालच और जिस्मों की भूख थी। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस खौफनाक सफर का कोई भी हिस्सा मिस न करें। विक्रम जेठ जी की वो बात, अरमान भी जानता है कि आज रात तुम मेरे पास रहोगी, मेरे कानों में किसी गर्म पिघले हुए शीशे की तरह उतरी थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और हाँफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो फट न जाए। मैं इंतजार कर रही थी कि अरमान ऑफिस से आए और मैं उसे सब बता दूं, लेकिन घड़ी की सुइयां 2 पार कर चुकी थीं और अरमान का कोई पता नहीं था। अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वो अरमान का था। सानवी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए शहर से बाहर निकलना पड़ा, पहुंचते ही कॉल करूंगा। उस मैसेज को पढ़ते ही मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत इस विला में अकेला छोड़ दिया गया है। कमरे की उमस और सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में रखे उस पुराने लकड़ी के शोपीस में कुछ चमक रहा है। मैं पास गई और उसे छूकर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। वो एक छोटा सा कैमरा था। उस कमरे में जहां मैं और अरमान रहते थे वहां कैमरे लगे थे। इसका मतलब था कि मेरी हर हरकत, मेरा सोना, मेरा जागना, सब कुछ कहीं और रिकॉर्ड किया जा रहा था। अभी मैं उस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से ससुर जी, मिस्टर सिंघानिया की भारी और ठंडी आवाज आई। सानवी बहू, दरवाजा खोलो। वसीयत के कुछ जरूरी कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, वरना सुबह तक हमारी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी आवाज में एक ऐसा दबाव था जिसे टालना नामुमकिन था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ससुर जी अंदर आए। उनके पीछे विक्रम जेठ जी भी थे। ससुर जी के हाथ में वसीयत की वो पुरानी फाइल थी। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी रहने दी। सानवी, उन्होंने पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि हम जालिम हैं,
पर इस खानदान की परंपरा यही है कि जायदाद उसी को मिलती है जो अपनों के बीच फर्क करना भूल जाए। इस वसीयत के मुताबिक तुम्हें इस विला के तीनों मर्दों को खुश रखना होगा, तभी सिंघानिया ग्रुप की मालकिन तुम बन पाओगी। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई है। विक्रम जेठ जी धीरे धीरे मेरे करीब आए और मेरे गाउन की जिप पर अपनी उंगलियां फिराने लगे। अगर तुम मना करोगी तो वो वीडियोस जो कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं वो तुम्हारे मायके वालों के पास पहुंच जाएंगे, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। मर्यादा की वो आखिरी दीवार उस मध्यम रोशनी में ढहने लगी थी। डर, मजबूरी और उस विला की अजीब सी हवा ने मेरे सोचने की शक्ति छीन ली थी। ससुर जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए और मुझे विक्रम के करीब धकेल दिया। उस रात सिंघानिया विला की उस बंद कोठरी में जो खेल शुरू हुआ उसने मेरी रूह को मैला कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस डर के बीच मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी थी, जैसे मैं भी उस दलदल का हिस्सा बनती जा रही थी। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है, सानवी को उस वक्त क्या करना चाहिए था। विक्रम की बाहें मेरे जिस्म को भींच रही थीं और ससुर जी की निगाहें हम पर जमी थीं। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक और साया उभरा। वो घर का छोटा बेटा और मेरा देवर समीर था। उसके हाथ में शराब का गिलास था और उसकी आंखों में वही वहशी भूख थी जो ससुर जी और विक्रम की आंखों में थी। पापा जी, क्या मैं अपनी बारी के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता? समीर की उस आवाज ने मुझे एहसास दिला दिया कि अब मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि वसीयत की रक्षा करने वाली एक वस्तु बन चुकी हूँ। उस रात के मंजर ने मर्यादा और रिश्तों के हर मायने को कुचल कर रख दिया था। समीर की उस बात ने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया था। उस रात उस मध्यम रोशनी वाले कमरे में मैं एक जीती जागती लाश बन चुकी थी। वसीयत की उस काली रीत ने मेरे अपनों को ही भेड़िया बना दिया था। ससुर जी वहीं बैठे रहे जैसे किसी फिल्म का लुत्फ उठा रहे हों, और बारी बारी से विक्रम और समीर ने मर्यादा की उन तमाम सरहदों को रौंद दिया जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा कीमती समझती थी। उस रात की उमस और उनके जिस्मों का वो बोझ मेरी रूह पर हमेशा के लिए एक दाग बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस पति अरमान के भरोसे मैं इस घर में आई थी वो मुझे इस नर्क में अकेला छोड़कर गायब था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आई तो मेरा शरीर निढाल पड़ा था। बिस्तर की चादरों की सिलवटें मेरी बर्बादी की गवाह थीं। ससुर जी और दोनों भाई जा चुके थे। मैं किसी तरह उठी और खुद को आईने में देखा। मेरी गर्दन और कंधों पर मौजूद वो निशान चीख चीख कर कह रहे थे कि अब मैं वो सानवी नहीं रही जो एक हफ्ता पहले यहाँ आई थी। मैंने तय किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी और सबको सच बता दूंगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अरमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता था और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान। मैं दौड़कर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अरमान, मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हारे भाई और पापा, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने मुझे वसीयत के नाम पर मजबूर किया। मैंने हकलाते हुए सब कुछ कह दिया। मुझे लगा अरमान गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, वो उन पर चिल्लाएगा, मेरा बदला लेगा। पर अरमान ने मुझे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अपनी घड़ी उतारने लगा। सानवी, शांत हो जाओ, मुझे सब पता है। इनफैक्ट कल रात जो कुछ भी हुआ मैं वो सब लाइव देख रहा था, उसने बड़ी बेबाकी से कहा। मेरा सिर चकराने लगा। लाइव? तुम क्या कह रहे हो? अरमान ने अपना फ़ोन निकाला और वही फोल्डर खोल दिया जो ससुर जी की लाइब्रेरी में था। सानवी, हमारे बिजनेस पर करोड़ों का कर्ज है। ये विला, ये गाड़ियां, सब कुछ गिरवी है। वसीयत में जायदाद तभी मिलेगी जब खानदान के सारे मर्द एकमत होंगे। पापा और भाइयों की शर्त यही थी कि तुम्हें इस रीत का हिस्सा बनना होगा, तभी वो मुझे बिजनेस में हिस्सा देंगे। मैंने ही तुम्हारे कमरे में वो कैमरे लगवाए थे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को मैंने अपना सब कुछ माना था उसने ही मेरा सौदा किया था। अरमान मेरे करीब आया और मेरे गालों को सहलाते हुए बोला, दुखी क्यों होती हो? अब तो तुम इस घर की असली मालकिन बनने वाली हो। बस कुछ और रातें, फिर हमारे पास इतना पैसा होगा कि तुम ये सब भूल जाओगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस घर में कोई भी इंसान नहीं है, सब हवस और पैसों के भूखे जानवर हैं। उस दोपहर मैं विला के पिछले बगीचे में अकेली बैठी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान दे दूं। तभी जेठानी माया दीदी मेरे पास आईं। वे विक्रम की पत्नी थीं। उनकी आंखों में वही खामोशी थी जो शायद अब मेरी आंखों में भी थी। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, सानवी, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इस घर की औरतें सिर्फ दो ही तरीके से बाहर जाती हैं, या तो डोली में आती हैं या फिर अर्थी पर। मुझसे पहले भी यहाँ एक बहू थी जो वसीयत की इस रीत के खिलाफ थी। आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। माया दीदी की बात ने मेरे अंदर के डर को एक ठंडे गुस्से में बदल दिया।
मुझे समझ आ गया कि अगर मैं सिर्फ रोती रही तो मेरा हश्र भी वही होगा। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तय किया कि अब मैं शिकार नहीं बनूंगी, अब मैं शिकारी बनूंगी। अगर उन्हें वसीयत चाहिए तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। माया दीदी की उन बातों ने मेरे अंदर की बेबस सानवी को मार दिया था। उस विला की ठंडी हवाओं में अब मातम नहीं बल्कि प्रतिशोध की गूंज थी। मैंने समझ लिया था कि सिंघानिया परिवार के मर्द सिर्फ जिस्म के नहीं बल्कि अपनी साख और उस वसीयत के गुलाम हैं। मैंने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ओढ़ ली और वही किया जो वे चाहते थे। अगले 2 दिनों तक मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे मैं इस रीत को अपना चुकी हूँ। अरमान, ससुरजी और विक्रम, सबको लगा कि मैं टूट चुकी हूँ और अब मैं उनकी कठपुतली हूँ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनके ही बिछाए जाल को उनके गले का फंदा बनाने वाली थी। तीसरी रात ससुरजी ने घर पर एक जश्न रखा था। वसीयत के फाइनल कागजात पर दस्तखत होने थे। पूरा घर रोशनी से नहाया था, लेकिन अंदर अंधेरा और भी गहरा था। अरमान ने मुझे एक पारदर्शी रेशमी साड़ी पहनने को दी और कहा, आज रात तुम सबको खुश कर दो सानवी, कल हम शहर के सबसे अमीर कपल होंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां प्यार नहीं सिर्फ लालच था। मैंने मुस्कुराकर उसके गाल चूमे, पर मेरे हाथ में छिपा छोटा सा पेनड्राइव मेरा असली हथियार था। जश्न शुरू हुआ। शराब के दौर चलने लगे। जब ससुरजी, विक्रम, समीर और अरमान नशे में पूरी तरह चूर होकर हॉल के बीचों बीच वसीयत के कागजात लेकर बैठे, तभी मैंने अपनी चाल चली। मैंने लाइब्रेरी के उस मुख्य कंप्यूटर में वो पेनड्राइव लगा दिया जिसमें मैंने पिछले 3 दिनों की सारी रिकॉर्डिंग्स, जो उन्होंने मेरे बेडरूम में खुद लगवाई थीं, उन्हें क्लाउड पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए सेट कर दिया था। मैंने सिर्फ घर के कैमरों का एक्सेस ही नहीं लिया था, बल्कि उन गुप्त फाइलों को भी ढूंढ निकाला था जिनमें पिछले कई सालों के इनके टैक्स चोरी और गैर कानूनी धंधों का कच्चा चिट्ठा था। अचानक विला के बड़े हॉल की एलसीडी स्क्रीन रोशन हो उठी। जश्न में डूबे उन भेड़ियों की चीखें तब निकल गईं जब उन्होंने स्क्रीन पर खुद को देखा, वसीयत की शर्तों पर चर्चा करते हुए, मेरे साथ की गई ज्यादती के सबूत और वो घिनौना खेल जो वे बरसों से बहुओं के साथ खेलते आ रहे थे। मैंने वो लिंक शहर के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल्स और पुलिस कमिश्नर को सीधे लाइव भेज दिया था। ये क्या किया तुमने सानवी? अरमान मुझ पर झपटा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के सायरन की गूंज ने विला की दीवारों को हिला दिया। वो रसूखदार सिंघानिया परिवार, जो कल तक कानून को अपनी जेब में समझता था, आज सरेआम नंगा हो चुका था। ससुर जी के हाथ से वसीयत के कागजात गिर पड़े। पुलिस ने उन चारों को रंगे हाथों दबोच लिया। वे लोग न केवल औरतों का शोषण कर रहे थे, बल्कि उस जायदाद की आड़ में एक बहुत बड़ा मानव तस्करी का गिरोह भी चला रहे थे। जैसे ही पुलिस उन्हें ले जाने लगी, मैंने अरमान के पास जाकर उसके कान में कहा, तुमने कहा था न कि मैं इस विला की मालकिन बनूंगी? देखो, मैं मालकिन तो बन गई, पर सिंघानिया ग्रुप की नहीं, बल्कि उस सच की जिसने तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अरमान की आंखों में अब सिर्फ खौफ था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह मैं और माया दीदी उस विला की दहलीज से बाहर निकले। मैंने मुड़कर उस आलीशान खंडहर को देखा जहां रिश्तों की बलि दी जाती थी। वसीयत तो अब राख हो चुकी थी, पर मुझे मेरी आज़ादी मिल गई थी। सिंघानिया परिवार का वो रसूख और उनकी काली रीत हमेशा के लिए कानून की जंजीरों में दफन हो गई। मैंने सीखा कि जब हवस और लालच मर्यादा की चौखट पार कर ले, तो उसका अंत सिर्फ तबाही होता है।